नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत में 100% मुस्लिम आरक्षण पर। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मजहब बराबरी का दावा करता है, जहां अल्लाह की नजर में सारे बंदे एक हैं, उसी समाज में आरक्षण के लिए जाति कहां से आ जाती है? क्या मजहब या रिलीजन में कन्वर्ट होने या कन्वर्जन के बाद भी जाति बनी रहती है? आज बात करेंगे उस संवैधानिक विरोधाभास की जिसने 100% मुस्लिम आबादी को आरक्षण के घेरे में भारत में लाकर खड़ा कर दिया है। आज मेरे कुछ विद्यार्थियों ने इस पर प्रश्न किया, तो ये एक विधिक जागरूकता की दृष्टि से एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने संविधान को जेब में रखकर अलग से मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर दी है। तथ्यों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में आज कोई भी मुस्लिम वर्ग आरक्षण से बाहर नहीं है। लगभग 90% तथाकथित मुस्लिम पिछड़ी जातियों को ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है, और जो शेष 10% उच्च मुस्लिम वर्ग बचा था, जैसे सैयद, पठान और मुगल, वे अब गरीब या सवर्णों के 10% ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ भी ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्ता और शरीयत की विशेष सुविधाएं अलग से प्राप्त है। राज्य इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी करते हैं। तो ये 13 लाभ यानी ट्रिपल बेनिफिट उन गरीब स्वर्ण तथा ओबीसी हिंदू वंचितों के साथ ऐतिहासिक अन्याय के रूप में दिखता है, जो आज भी केवल सिर्फ और एक श्रेणी ओबीसी के भरोसे संघर्ष कर रहे हैं। तो इस खेल को यहां हम मंडल कमीशन की इस भूमिका से समझना होगा। 1980 में मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट ने बिना किसी वैज्ञानिक आधार के केवल मुस्लिमों के काम धंधों को ही जाति मानकर कथित मुस्लिम समूह को ओबीसी की सूची में डाल दिया। मंडल आयोग ने इसके लिए 1931 की जर्जर जनगणना को आधार बनाया, जबकि 1947 में मजहब के नाम पर देश का विभाजन हो चुका था और मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जो जो चाहिए था वो उनकी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा उनको मिल चुका था। मंडल कमीशन ये स्पष्ट करने में विफल रहा कि जो लोग हिंदू समाज से अलग होकर समानता के लिए इस्लाम में गए थे, वे अचानक जाति के आधार पर पिछड़े कैसे हो गए। ये वैज्ञानिक डेटा नहीं, बल्कि राजनीतिक तुष्टीकरण की एक त्रुटिपूर्ण विरासत बताई जाती है। यही कारण था कि इस खेल को समझकर भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार इस व्यवस्था पर प्रहार किया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 SC 477 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार केवल मजहब या रिलीजन नहीं हो सकता। इसी तरह B अर्चना रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 में हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम कोटे को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2024 में पश्चिम बंगाल की 77 मुस्लिम जातियों को ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी की सूची में डाल दिया था, बिना किसी डेटा के उसमें डाल दिया था, उसको भी कोर्ट ने उनको दर्जा वापस उनसे ले लिया है। हम सब जानते हैं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो ये रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जेलों में मुस्लिम कैदियों का अनुपात उनकी कुल जनसंख्या के मुकाबले कहीं अधिक है। यह सिद्ध करता है कि समस्या कोटे या अवसरों की नहीं है, बल्कि मजहबी प्राथमिकता और मदरसों के नाम पर आधुनिक शिक्षा से बढ़ती दूरी की है। जब समाज की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के बजाय मध्यकालीन मजहबी अलगाववाद या कबीलापूर्ण पद्धतियों में लगती है, तो परिणाम सांख्यिकी के इन कड़वे आंकड़ों में दिखाई देते हैं। एक बड़ा कानूनी झोल भी है, जिसको हम एक द्वंद्व कह सकते हैं। एक तरफ शरीयत को अपरिवर्तनीय मानना और दूसरी तरफ आरक्षण के लिए जाति का चोला ओढ़ लेना। क्या ये संविधान के साथ ब्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? आप एक साथ मोमिन और पिछड़ी जाति के सदस्य कैसे हो सकते हैं? तुलना कीजिए, हमारे जैन, सिख और बौद्ध भाई अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, जबकि वक्फ बोर्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन लेकर बैठा है। और आज भी लोगों में चर्चा है कि 1947 में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लेने के बाद भी शेष भारत में कुछ लोगों को ऐसा विशेषाधिकार क्यों है? समय आ गया है एक राष्ट्र एक मापदंड
भारत में हो, जो अल्पसंख्यक होने का विशेषाधिकार लेता है, उसे लगभग कम से कम पिछड़ी जाति का लाभ छोड़ना चाहिए। इस विधिक विमर्श को साझा करें ताकि सत्य और न्याय और संवैधानिक भावना से बाकी जन परिचित हो सके। इस विषय में आपके क्या विचार हैं वो आप अवश्य दें। मैंने एक आर्टिकल भी इस विषय में लिखा है, उसको अवश्य पढ़ लें। और ऐसे ही किसी अन्य समसामयिक विषय के साथ मैं फिर से आपके साथ बातचीत करने के लिए आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।